मैं एन के शर्मा। आज मैं 9th का बायोलॉजी का टॉपिक जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उस चैप्टर का लेक्चर 5 बना रहा हूँ। ठीक है बाबू। इसमें सेल के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। सेल किसे कहते हैं, सेल का डेफिनेशन मैं आपको बताया, सेल थ्योरी क्या होता है उसको बताया, सेल का डिस्कवरी कौन किया, मतलब डेड सेल का डिस्कवरी कौन किया, लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया, इसके बारे में आपको क्लियरली बता चुका हूँ। ठीक है। इस टॉपिक में आपको मैं ऑस्मोसिस डिफ्यूजन बताया, इससे पहले प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है उसको मैंने आपको क्लियरली बताया। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस बताया कि यूनिसेलुलर की अपेक्षा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे अच्छा होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कितने तरह के सेल होते हैं, किस तरह का उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, उसको मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ। ठीक है बाबू। आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसमें मैंने आपको बताया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए मॉडल कौन दिया, जैसे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था 1972 में। उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा कंपोजिशन बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको मैंने आपको बना करके दिखाया। ठीक है बाबू। अब मैं आपको ऑस्मोसिस डिफ्यूजन तो बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट पीरियड में आपको उसका डेफिनेशन आपको मैं क्लियर बताया था आपको। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही एक टॉपिक पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है बाबू, कि मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मेम्ब्रेन के आर पार उसका किसी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जैसे CO2 का, ऑक्सीजन का, इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, गैस का ट्रांसपोर्ट सेल के बाहर या दो सेल के बीच में, या सेल के बाहर या सेल के बाहर से अंदर में, कैसे गैस का ट्रांसपोर्ट या किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो उसको उस टॉपिक में हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही एक टॉपिक है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, इसमें हमको पढ़ना है। ठीक है बाबू। मतलब पैसेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर्स बाय 3 मेथड्स। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार, मेम्ब्रेन के आर पार कैसे किसी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे पैसेज होता है, उसके बारे में पढ़ना है। और यह जो प्रोसेस होता है 3 प्रोसेस में होता है, 3 टाइप का होता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और थर्ड होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है बाबू। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जो अपने आप होता हो, स्वयं अपने आप होता हो। ठीक है ना। इसमें कोई एनर्जी नहीं लगता है, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और यह हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के दिशा में होता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कहने का मतलब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से कम की तरफ खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस, ज्यादा से कम की तरफ यह प्रोसेस होता है। ठीक ना। जिधर ज्यादा होगा कोई मटेरियल उधर से कम की तरफ अपने आप जाएगा। जैसे एक छोटा सा पहाड़ी का हम मान लेते हैं कि एग्जांपल, छोटा सा एक टीला लेते हैं, उस पर हम अगर पानी गिराते हैं तो पानी को नीचे आने के लिए क्या हमको मोटर लगाना पड़ेगा। एक छोटा सा टीला है, उसमें हम क्या करते हैं, पानी गिराएंगे तो पानी खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। इसमें तो मोटर लगाने की आवश्यकता है नहीं, एनर्जी तो लगने वाला नहीं है, पानी गिराया खुद ब खुद नीचे चला गया। लेकिन नीचे से हमको अगर ऊपर पानी लगाना हो, लेकर जाना हो, तो क्या होगा, एनर्जी की खर्च होगी, मोटर लगाना पड़ेगा। मोटर लगाएंगे तो जाकर पानी ऊपर चढ़ेगा। जैसे टंकी में पानी चढ़ता है, हम अपने घरों में मोटर लगा कर रखे हुए हैं और मोटर के मदद से टंकी में ऊपर पानी चढ़ाते हैं। तो क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें एनर्जी खर्च हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हो रहा है। ठीक है बाबू। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट खुद ब खुद होने वाली प्रक्रिया है, ज्यादा से कम की तरफ खुद ब खुद जाता है। ठीक ना। अगला एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जिसमें एनर्जी खर्च होता हो, और यह हमेशा क्या होता है, एगेंस्ट जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के एगेंस्ट काम करता है। मतलब कम से ज्यादा की तरफ, ऑलरेडी जहां पे ज्यादा है उधर ही जाना है मटेरियल को, कम से ज्यादा की तरफ, तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। अगला है बल्क ट्रांसपोर्ट, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक ना, उसको बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। तो अब आपको हम देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, अब थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना, इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को पैसिव डिफ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है ना। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, जिसको पैसिव डिफ्यूजन भी कहा जाता है। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है बाबू।
एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं। पहले ही बताया ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी खर्च नहीं होता है, तो कोई एनर्जी खर्च नहीं होता है ना। सिंपल डिफ्यूजन की बात करेंगे, उसमें भी नो एनर्जी, मतलब नो एटीपी, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगता है, खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस है। नो प्रोटीन, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट होने के लिए, पैसिव डिफ्यूजन होने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार कोई मटेरियल यदि जाता है तो ऐसा नहीं कि एक स्पेशल खास तरह का प्रोटीन चाहिए जिससे होकर के वह पास करे, इसकी जरूरत नहीं है। स्पेशल टाइप की किसी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। सिंपल डिफ्यूजन हमेशा क्या होता है, along the concentration gradient। along the concentration gradient का मतलब होता है concentration gradient के दिशा में, मतलब ज्यादा से कम के तरफ, ज्यादा से कम के तरफ अपने आप जाने वाली होने वाली क्रिया है, अपने आप होने वाला यह प्रोसेस है। अगला है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है बाबू, इसमें भी एटीपी खर्च नहीं होता है, इसमें भी एटीपी खर्च नहीं होता है, इसमें कोई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन इसमें सिंपल डिफ्यूजन के रेस्पेक्ट में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, एक खास तरह का प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक खास तरह का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है जिससे होकर के मटेरियल पास करता है ना। तो इसमें बस यही अंतर है, इसमें भी एटीपी नहीं चाहिए, इसमें भी नहीं चाहिए। इसमें प्रोटीन नहीं चाहिए, इसमें प्रोटीन चाहिए, इसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यह दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दोनों में अंतर क्या है, इसमें एटीपी नहीं लगता है, इसमें भी नहीं लगता है, इसमें प्रोटीन नहीं लगता है, इसमें प्रोटीन चाहिए। यह भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के दिशा में होता है, इसी के जैसे। इसमें जैसे होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के दिशा में, इसमें भी होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के दिशा में। बस अंतर क्या है कि इसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसमें प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बाबू, ये है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है बाबू, पैसिव ट्रांसपोर्ट आप देख लिए। अब अगला देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का मतलब ही होता है जिसमें एनर्जी खर्च होता है। बायोलॉजी में जहां भी एक्टिव लिखा होगा, एक्टिव प्रोसेस, इस तरह से अगर कहीं भी लिखा हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव प्रोसेस, उसका सीधा सीधा मतलब आप समझेंगे जिसमें एनर्जी खर्च होता है एक्टिवली। ठीक है, एक्टिवली जो होता है मतलब एनर्जी खर्च होता है ना। तो आप देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो तरह का, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसको आप देख लिए। अगला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बाबू, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, बिना एनर्जी के प्रोसेस नहीं होगा। क्लियर। अगला है पॉइंट क्या, यह हमेशा होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में, हमेशा होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में। मतलब हो गया कि कम से ज्यादा की तरफ, उल्टा, ज्यादा से कम की तरफ जाता है, ये तो बात समझ में आती है, ज्यादा से कम की तरफ जाता है, यह बात तो समझ में आती है। लेकिन क्या होता है, ऑलरेडी जहां ज्यादा है उधर ही जाता है, ऑलरेडी जिधर ज्यादा होता है उधर ही जाता है। जैसे सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, सोडियम ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है ना, सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट ना, जनरली आप कह सकते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। इस तरह से क्या होता है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एकदम इसका एग्जाम्पल हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ठीक है बाबू। अगला है इसमें क्या, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को और भी डिटेल पढ़ना है, लेकिन 9th के क्लास तक यह इनफ है इतना। ठीक है बाबू। तो यहाँ पे क्या आप समझ सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में कि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में होता है, मतलब ऑलरेडी जहां ज्यादा उधर होता है, और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बच्चों। तो आप देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट देख लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखिए। अब देखिए आप बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है बाबू। इट इज ऑफ टू टाइप्स, यह दो तरह का होता है, या दो टाइप का होता है। एक होता है एंडोसाइटोसिस, दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है बाबू। एक एंडोसाइटोसिस होता है, दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। इंडो मतलब अंदर की तरफ आना, इंडो मतलब अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ कुछ आना। तो सेल जब अंदर की तरफ इनगल्फ करता है, कुछ लेता है, तो उसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। और एक था एक्सो मतलब बाहर की तरफ, सेल से बाहर की तरफ पुश आउट करना, रिमूव करना कुछ, किसी चीज को, किसी मटेरियल को, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है बाबू। अब देखिए इंडोसाइटोसिस को, इसमें क्या होता है पहले ही बता चुके, कुछ लेना, अंदर सेल के अंदर लेना, ठीक है ना। इट इज इनटेक और इनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल एंड अदर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, अदर मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस।
बाहरी वातावरण से सेल अंदर की तरफ कुछ लेता है तो उसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। जैसे अमीबा, ठीक है बाबू। अमीबा पहले ही बताया अपने स्यूडोपोडिया की मदद से कुछ भी अपने अंदर की तरफ ले लेता है। ये सब क्या है? स्यूडोपोडिया है, ये सब स्यूडोपोडिया, अमीबा। इसके बगल में अगर कोई मटेरियल आया, इसके बगल में कोई मटेरियल आया तो अमीबा क्या करता है? अपने स्यूडोपोडिया को एक साथ जोड़ लेता है और उसको अंदर की तरफ ले लेता है, जैसे इस तरह से। ऐसे जाएगा और फाइनली ये जुड़ जाएगा आपस में, फाइनली ये जुड़ जाएगा और ऐसा जुड़ा और फिर बाद में इसके बाद क्या होगा? यह ऐसा हो जाएगा, यह ऐसा हो जाएगा और यह वेसाइकल्स के रूप में अंदर ले लिया, वेसाइकल के रूप में अंदर ले लिया। ठीक है बाबू, समझे? फाइनली ये क्या करेगा? एक दूसरे को इधर बढ़ेगा और यह इधर बढ़ेगा, दोनों टच होगा, जुड़ेगा और चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो दोनों फ्यूज कर करके वेसाइकल में पैक करके अंदर में ले लिया, तो सेल के अंदर में ले लिया। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कुछ सेल अपने अंदर ले लेता है, तब इसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। ठीक ना? इंडोसाइटोसिस दो तरह का होता है, एक होता है फैगोसाइटोसिस और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है इनटेक ऑफ समथिंग, इनटेक ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, सॉलिड मॉलिक्यूल, है ना? किस चीज का? तो हो सकता है फूड मॉलिक्यूल, है ना, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, है ना। तो इनटेक ऑफ लार्ज या सॉलिड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। इसलिए इंडोसाइटोसिस को सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं, सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज सेलुलर ईटिंग। इसको सेलुलर ईटिंग भी कहा जाता है। ठीक है बाबू। अगला है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है लिक्विड मटेरियल को, लिक्विड हो, लिक्विड मॉलिक्यूल हो या लिक्विड डिजॉल्व, एकदम लिक्विड मटेरियल को इनटेक किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है बाबू। इसको सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हैं, इसको सेलुलर ड्रिंकिंग, आप लिख लेना, इसको सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू। अभी आप देखिए इंडोसाइटोसिस, अगला देखिए एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का सिंपल सा मतलब होता है बॉडी जब इनटेक कर लिया फूड वगैरह को, तो फूड का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसको बॉडी से बाहर कर देना है, उसको बॉडी से बाहर कर देना है। रिमूवल आउट फ्रॉम द, है ना, वेस्ट का रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट आउट फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। देखना, हम आपको इंडोसाइटोसिस को भी समझा रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस को भी समझाएंगे। जैसे देखिए सेल है, रहा सेल, ठीक है ना। सेल के मेम्ब्रेन के बगल में कोई सपोज करो कोई लार्ज मॉलिक्यूल आ गया, सेल के बगल में कोई लार्ज मॉलिक्यूल आ गया तो क्या करेगा? सेल इसका इनटेक करेगा, सेल इसका इनटेक करेगा। कैसे करेगा? तो ऐसे, ऐसे होगा, इसके इसमें ऐसा लिया पहले, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद टोटल का टोटल क्या होगा? मेम्ब्रेन पूरा का पूरा फ्यूज कर जाएगा, ठीक ना, मेम्ब्रेन पूरा का पूरा फ्यूज कर जाएगा। सेल इधर आया और लास्टली क्या होगा बाबू? लास्ट में क्या होगा? इधर लास्ट में समझो सेल है, टूट करके या वेसाइकल के फॉर्म में आ जाएगा सेल के अंदर, वेसाइकल के अंदर में, सेल के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट फिगर। तो इसको बोलते हैं, अगर इंडोसाइटोसिस हो रहा है तो इसको बोलते हैं इंडोसाइटिक वेसाइकल, इसको बोलते हैं इंडोसाइटिक वेसाइकल, है ना। आपको डिटेल पढ़ना नहीं है इसलिए वहां पे बता रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए। ठीक है बाबू। तो इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे करके सेल इनटेक करता है फूड को, इंडोसाइटिक वेसाइकल बनाता है। अगर फैगोसाइटोसिस है तो वो बोलते हैं फैगोसाइटिक वेसाइकल। इंडोसाइटोसिस में दो तरह का, एक फैगोसाइटोसिस, दूसरा एक्सोसाइटोसिस, ठीक है ना। तो इंडोसाइटोसिस दो तरह का हुआ। तो फैगोसाइटोसिस की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटिक वेसाइकल, इसको बोलेंगे फैगोसाइटिक वेसाइकल्स। क्लियर है ना। अगर पिनोसाइटोसिस हो रहा है, लिक्विड मॉलिक्यूल का हो रहा है या लिक्विड में डिजॉल्व मॉलिक्यूल का होता है, तो इसको बोलेंगे पिनोसाइटिक वेसाइकल्स। इसको क्या बोलेंगे? पिनोसाइटिक वेसाइकल्स। ठीक है ना बाबू। इस तरह से हो गया इंडोसाइटोसिस। अब थोड़ा एक्सोसाइटोसिस आपको समझाते हैं। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस जैसे सपोज कीजिए बॉडी के अंदर में, सपोज करो कि ये रहा बॉडी के अंदर में, सेल के अंदर में
कुछ वेस्ट मटेरियल आया तो क्या करेगा, वह साइकिल में पैक करेगा और यहाँ के मेम्ब्रेन पे जुड़ जाएगा, मेम्ब्रेन पर आकर जुड़ जाएगा, ऐसे मेम्ब्रेन पर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर इस तरह से आकर के मेम्ब्रेन में फ्यूज होकर के इस तरह से खुलेगा, ओपन होगा, और ओपन होने के बाद लास्टली क्या करेगा, सेल बाहर की तरफ कर देगा, इसको आउट, स्क्रीट आउट कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है बाबू। इस तरह से एक्सोसाइटोसिस, ठीक है ना। तो इंडोसाइटोसिस भी आपको हम समझाए और एक्सोसाइटोसिस भी आपको हम समझाए, ठीक है बाबू। यहां तक आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, फिर से अगर समझना तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट आपको बताऊंगा। और वीडियो को शुरू से देखें, जो भी नए बच्चे हैं उसको लेक्चर 1 से देखें, आपको इजीली समझ में आएगा, बीच से देखने पे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है बाबू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।